हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम इमन और आज हम शुरू करने वाले हैं आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर DSC 3 आपका सेमेस्टर सेकंड का। अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एडमिशन लिया है 2022-23 सेशन में, तो आप जो है अगर मेरे से पहले पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि सेमेस्टर 1 में मैं आपको पढ़ा चुकी थी। अब जो है आपका सेमेस्टर 2 शुरू हो चुका है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स का। तो सेमेस्टर 2 में भी मैं आपके साथ बने रहूँगी और सारा टॉपिक्स जो है वो हम कवर करेंगे, सारा सिलेबस जो है हम कवर करेंगे। अगर आपने स्ट्रेटजी वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा किस तरीके से आपको जो है सारी चीज़ें कवर करनी है, मैंने उसमें बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो स्ट्रेटजी वीडियो ज़रूर जाकर एक बार चेकआउट कीजिए। इसके अलावा मैंने आपको बुक लिस्ट जो बताई है कि कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है फॉर ईच सब्जेक्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है वो भी मैंने बताया है। तो नहीं देखा है तो वीडियो को देखने से पहले उसे जाकर चेकआउट कीजिए। शुरुआत करते हैं वीडियो के साथ। हमारा एक नया DSC, एक नया डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। इसके अलावा मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आपको जो है अगर हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, तो किस तरीके से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, वो चीज़ मैंने जो है आपको बताई थी एक स्ट्रेटजी वीडियो में। तो दोनों की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस नए सेमेस्टर के नए DSC के साथ। इससे पहले जो है पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका पेपर है DSC 4 जो आपका है, वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। मतलब फर्स्ट यूनिट जो है वो मैं कवर कर चुकी हूँ और बाकी पार्ट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। सो डोंट वरी। मुझे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि कब आएंगे, कैसे आएंगे, तो बहुत जल्दी आने वाले हैं, डोंट वरी। इस चैप्टर के और बाकी चैप्टर के नोट्स भी जो है बहुत जल्दी अपलोड होने वाले हैं। उसके अलावा DSC 5 जो है आपका कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है, वो भी जो है आपको जल्द से जल्द जो है मिल जाएगा। 2 यूनिट्स में उसके कवर करवा चुकी हूँ, बाकी यूनिट्स भी जो है वो मैं कवर करवा दूंगी। अब शुरुआत करते हैं। एक और जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के चैप्टर नंबर 1 के साथ। पहला चैप्टर का नाम है व्हाट इज IR, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। देखिए, इतना तो आपको समझ में आता होगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस होता क्या है। आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ पता होगी कि अगर आपके दिमाग में इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है तो आपके दिमाग में क्या आता है। ठीक है, आपके दिमाग में क्या आता है, आप ये सोचते होंगे कि एक एक कंट्री दूसरी कंट्री से कैसे रिलेशन मेंटेन करके रखी है, ये इंटरनेशनल रिलेशन है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ईजी भी लगता होगा आपको सुनकर कि हाँ इंटरनेशनल रिलेशन ही तो है, क्या है इसमें बड़ी बात। बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि एक कंट्री है, इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, US है, कोई भी कंट्री है, वो किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी रखी है, ये जो है इंटरनेशनल रिलेशंस है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, ये सब हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि हम ये समझ सके कि IR है क्या और हमें IR पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ये भी जो है हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, ठीक है, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी आपके पहले तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक UPSC एस्पिरेंट है तो आपके लिए IR का जो पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए जो एक ऑप्शनल पेपर आपको आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, ऑप्शनल पेपर का नाम होता है PSIR। ठीक है, ऑप्शनल पेपर का नाम होता है PSIR, जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कमेंट करके पूछते हैं कि हमें PSIR ऑप्शनल की तैयारी करनी है, तो क्या हम आपके वीडियो से कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बिकॉज जो PSIR जो है ये आपका जो पेपर है ऑप्शनल पेपर, इसकी जो प्रिपरेशन है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि इंटरनेशनल रिलेशंस आप पढ़िए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप PSIR नहीं भी लेते हैं, ठीक है, उसके बावजूद अगर आप कोई और ऑप्शनल भी लेना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है कंपलसरीली आपको आता ही है। GS 2 के अंदर आपको थोड़ा बहुत वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आप अगर ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आप UPSC एस्पिरेंट नहीं है, अगर आप UGC नेट देने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आपको जो है क्वेश्चंस दिख जाएंगे ऑफ दी ये अपना IR के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। तो इसलिए जो है IR बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से आप समझिएगा। तो शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं IR क्या है। तो IR की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, सिंपल सी भाषा में जाएं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब ये होता है कि जो नेशन स्टेट्स होते हैं, नेशन स्टेट्स मतलब आपको पता है यूनाइटेड नेशंस के साथ जितने भी नेशन स्टेट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, और हमारी इंडिया एक नेशन स्टेट है। बहुत सारी कंट्रीज को नेशन स्टेट के टर्म्स में डिफाइन किया गया है। वेल, उसकी डेफिनेशन में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज नेशन स्टेट आपने पढ़ा है ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में, बचपन में भी पढ़ा है नेशन क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा कंसर्न ये है कि आप समझ लीजिए
लीजिए कि जो कंट्रीज़ होती है, ठीक है, वो सारी कंट्रीज़ और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, आपने सुना होगा यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस, पॉलिटिक्स में डील नहीं करती, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स नहीं चलता है। मतलब ये कि इंटरनेशनल लेवल पे ये नहीं डिसाइड होता है कि नेता कौन बनेगा, वोटिंग नहीं होती है, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर हर इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करता है, हम आगे चल के समझेंगे। हर जो नेशन है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट को देखता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस में सारी चीज़ें जो है इंटरैक्ट होती है, क्योंकि आपको पता होगा एट द इंटरनेशनल लेवल एनार्की है। अगर एक कंट्री के अंदर समझ लीजिए सारे इंडिविजुअल्स को छोड़ दिया जाए, ठीक है, सारे इंडिविजुअल्स को छोड़ दिया जाए कि भाई आप सब जो है जो करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, और उनके ऊपर कोई स्टेट ना रहे, तो इसे हम क्या कहते हैं, एनार्की, यानी विदाउट रूल कहते हैं हम, ठीक है। तो विदाउट रूल, अब यही कंट्री, यही जो लेवल है कहाँ पर है, ये लेवल जो है इंटरनेशनल लेवल पे है, और इसी के कारण आपको देखने को मिलता है वर्ल्ड वार 1 हो गया, ठीक है, वर्ल्ड वार 1 हो गया, वर्ल्ड वार 2 हो गया। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। वर्ल्ड वार 1 के बाद आपको पता है 1919 के अंदर क्या हुआ था, 1919 के अंदर लीग ऑफ नेशंस जो है बनता है, ठीक है। ये एक हिस्टोरिकल जो है, हिस्टोरिकल आप कह सकते हो ईयर था, क्योंकि यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ ना कुछ स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ नेशंस अपने आप को गवर्न कर रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा चलता था, 1000 साल पहले ऐसा हो सकता था, पॉसिबल था। क्यों पॉसिबल था? क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, ट्रेन्स नहीं हुआ करती थी, फ्लाइट्स नहीं हुआ करती थी, और कोई भी तरीके का इतना ज़्यादा इंटरेक्शन, माइग्रेशन, ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो इट वॉज पॉसिबल कि आप बिना इंटरेक्ट करे दूसरी कंट्री से सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन आज के टाइम पे इतना ज़्यादा जो कल्चरल माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, और उसके चलते हर चीज़ को जो है इंटरेक्शन बढ़ गया है, सिविलाइजेशन प्रोसेस बढ़ गई है। इसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है इंटरनेशनल रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। अब हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है और ये क्या काम करता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो हमेशा आपको क्या बताया जाता होगा, हमेशा जो हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम आईआर स्टडी करें, कोई और डिसिप्लिन स्टडी करें, हमेशा हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, यूरोसेंट्रिक तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। यूरोसेंट्रिक तरीके से पढ़ने का क्या मतलब है? मतलब हर चीज़ को हम यूरोप के कंटेक्स्ट में देखते हैं। आपने देखा होगा, आपने इतने सारे स्कॉलर्स, फिलोसफर्स, थिंकर्स, ये सब का नाम सुना होगा, ठीक है। आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सुना होगा, आपने जो सेमेस्टर 1 में आपने अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा था, उसमें सुना होगा। तो ये सारे जितने भी थिंकर्स, फिलोसोफर्स आपने सुने होंगे, मोस्टली यूरोप के हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं यूरोसेंट्रिज्म। तो हम क्या करते हैं, अक्सर बाकी सारे स्कॉलर्स को जो है निग्लेक्ट कर देते हैं, और सिर्फ यूरोप की चीज़ों को हम फोकस करते हैं। क्या इसके यूरोप के अलावा दुनिया में लोग इंटेलिजेंट नहीं है? ऐसा नहीं है। बहुत महान महान जो शख्स है वो आए हैं दुनिया में और बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन हम उनको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। उनके अकाउंट्स को हम नहीं पढ़ते, उनके इंटरनेशनल रिलेशंस को नहीं समझते, ठीक है, उनकी वे ऑफ लाइफ को नहीं समझते। तो ये बहुत बड़ी गलती है जो हम करते आ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम ये भी समझेंगे कि यूरोसेंट्रिज्म क्या है और उसे ओवरकम कैसे करना है, ठीक है। तो आपको एज अ स्टूडेंट हमेशा से यही पढ़ाया जाता होगा, आपको तो नहीं पढ़ाया जाता, बट आपसे पिछले वाले जो बैचेस थे उनको ये पढ़ाया जाता था कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत हुई आईआर, मतलब इसकी जो शुरुआत हुई, आईआर का जो डिसिप्लिन है वो कैसे शुरुआत हुई, उसकी शुरुआत हुई ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का मतलब क्या? तो आपने पढ़ा होगा 30 ईयर्स ऑफ रिलीजियस वार हुआ था बिटवीन प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, ठीक है। 1618 से लेके 1648 तक के 30 साल जो है वॉर चला। उसके बाद ये जो ट्रीटी हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी, क्योंकि इसमें जो है एक सॉवरेनिटी की भावना आई, इसमें एक सेकुलरिज्म की जो है भावना आई, और इसमें जो है कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म यहाँ पर क्या चीज़ डिनोट करता है, सेकुलरिज्म ये डिनोट करता है कि जो स्टेट है और रिलीजन है वो अलग अलग रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा था, ठीक है। कोई इंसान अब बात मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, रोमन्स एंड प्रोटेस्टेंट, रोमन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। तो 30 साल वार चलने के बाद फाइनली डिसाइड हुआ कि अगर हमें मर के जो है मरना नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, पीसफुली को एग्जिस्ट करना होगा, ठीक है। यही एक तरीका है। तो 30 ईयर्स ऑफ रिलीजियस वार होने के बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आती है 1648 में। यहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब ये तो ट्रीटी आ जाती है, अब ये ट्रीटी से इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या लेना देना है? तो इससे आईआर का लेना देना ये है कि कहीं ना कहीं वो जो ट्रीटी जब आई, तो उसमें एक चीज़ ये भी आई कि जो कंट्री रहेगी, कंट्री की जो रहेगी वो सॉवरेन रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो कंट्री हम जब इलेक्ट करते हैं किसी लीडर को, तो हम फिर जाकर ये नहीं सोचते कि ये कंट्री का जो पर्सन है
ये क्या है, फॉरेन पॉलिसी बना रहा है या क्या कर रहा है, ठीक है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये होती है सॉवरेनिटी, ठीक है। मतलब जितने भी लोग हमने सबने मिलकर हमारे नेता को चुना है और हमने उसके हाथ में वो पावर दे दी कि अब वो जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। तो यहीं से इंटरनेशनल रिलेशंस का जो है ग्रोथ होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये हो गई, मैं अभी आपको समझाऊंगी आगे। एक तो जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जब है साइन हुई थी, तब आईआर का जो है सोच जो है उभर कर आई, ठीक है, कि मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करेगी। ये सोच उभर कर आई, ठीक है। उसके बाद फाइनली 1919 में 1919 से पहले क्या हुआ था आपको पता है? 1919 से पहले क्या हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वार 1 हुआ था, राइट। तो 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वार 1 हुआ था। अब ये वर्ल्ड वार हुआ तो ऑफ कोर्स ही बात है बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, और कोई भी नहीं चाहता था कि दूसरा वर्ल्ड वार हो, ठीक है, सिवाय एक दो जन को छोड़ के, ऑफ कोर्स हिटलर को। तो बेसिकली जो है 1914 से 1918 के बीच में डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा था। देखा जाए तो जितनी भी कॉलोनीज थी उन्होंने पैसिवली पार्टिसिपेट किया। इंडिया का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, बाहर से। बट इंडिया की आर्मी ऑफ कोर्स गई एज अ ब्रिटिश आर्मी, ठीक है, उसका कोई लेना देना था नहीं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने दोनों वार लड़े, ठीक है। हमारे इंडियंस भी गए, बहुत सारे म्यांमार, बहुत सारी जो कंट्रीज जो कि स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज हैं, वो बहुत टाइम तक के जो है सप्रेस्ड रही है बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो उनके अंदर जितने भी लोग थे वो सब लोग गए और वहां पर जाकर उन्होंने वॉर लड़ा। बट ये सब उन्होंने एज अ कॉलोनी किया, उनका खुद का कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं था। तो कहीं ना कहीं हर चीज जो है वो यूरोप के कंटेक्स में हम पढ़ रहे हैं। कैसे? तो देखिए, यूरोप में जब फर्स्ट वॉर, मतलब ये जो वॉर हुआ था, ये हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। लेकिन इनमें सारा वर्ल्ड इन्वॉल्व ही नहीं था, ठीक है, फिर भी हम उसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं। मतलब यूरोप की कंट्रीज इन्वॉल्व थी, इसलिए हम इसे वर्ल्ड वॉर कहते हैं, ठीक है। अब सेकेंडली, जब वर्ल्ड वार 1 हो गया, इसके बाद लीग ऑफ नेशन का स्टैब्लिशमेंट होता है, ठीक है। तो अब लीग ऑफ नेशंस जो है उसमें फिर अगेन यूरोप डोमिनेटिंग है, ठीक है। उसके बाद लीग ऑफ नेशन जब स्टैब्लिश हुआ, तब ये समझ में आया कि हम पीसफुल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं बिटवीन नेशंस। और यहाँ से जो है शुरुआत होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का। जो हमारा जो मुद्दा है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है, किस तरीके से डिफरेंट कंट्री साथ में पीसफुली ऑपरेट कर सकती हैं, ताकि दूसरा वर्ल्ड वॉर हमें नहीं देखना पड़े। बट फिर हमें दूसरा वर्ल्ड वार देखना पड़ा। तो जर्मनी ने अपने आप को लीग ऑफ नेशन से पुल आउट कर लिया, आपको पता है, फिर वॉर जो है शुरू हुआ, ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको क्या देखने को मिलता है? यूनाइटेड नेशंस का स्टैब्लिशमेंट। तो ये सब एक प्रोसेस वाइज होते गया और ये प्रोसेस थोड़ी सी लॉन्ग थी। बट फिर भी इसमें हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं यूरोसेंट्रिज्म है। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड की बात हो रही है, नॉन वेस्टर्न जो वर्ल्ड है। वेस्टर्न मतलब मैं किसको रेफर कर रही हूँ? अमेरिका को रेफर कर रही हूँ, नॉर्थ अमेरिका को एंड यूरोपियन कंट्रीज को, ठीक है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड को ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है और नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड को जो है अटेंशन नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। इसे समझने के लिए हमें ये भी समझना होगा। उसके बाद हम समझेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड को छोड़ दीजिए, इंडियन कंटेक्स्ट में हम देखेंगे हर चीज़ को, ठीक है। और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरीके से बना। तो मैंने आपको जैसे पहले ही समझा दिया, अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो इस तरीके की डेफिनेशन आपको लिखनी है पूरी, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है, अभी फिलहाल तक अभी तक ये ब्रांच है, लेकिन अभी भी ऐसे इसके क्वेश्चंस हो रहे हैं कि इसे अलग कर सकते हैं, एज अ डिसिप्लिन स्टैब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत डिफरेंट डिसिप्लिन हो जाता है, कुछ स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं। तो ज़रूरत है कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस को एक डिफरेंट डिसिप्लिन में स्टैब्लिश कर लें। बट अभी तक इसके बारे में डिबेट चल रही है। तो अभी के लिए इट इज़ अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो कि कंसर्न है विद रिलेशन अमॉन्ग नेशन। ऑफकोर्स ही बात है, इसमें रिलेशनशिप्स की बात होगी बिटवीन नेशंस, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नॉन स्टेट एक्टर्स यानी यूनाइटेड नेशंस हो गया, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेशंस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर दूसरे जो ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच। उसके अलावा भी आप देखेंगे रिसेंटली रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनने लग गई है। सार्क बन गई है, ठीक है, आशियान बन गई है, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ये भी जो नाटो है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अभी देखिए, जो इतना बड़ा वॉर शुरू हो गया था रशिया यूक्रेन में, ठीक है, तो इसके बीच में क्या था, मतलब इसका क्या शुरुआत थी, अगर आप पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा नॉन स्टेट एक्टर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस नॉन स्टेट एक्टर्स और साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि स्टेट एक्टर्स दोनों के बीच में जो है कहीं ना कहीं एक कोऑपरेशन है, एक तरीके का हम देखेंगे रिलेशनशिप है। और ये क्या चीज़ के बारे में रिलेशनशिप है, क्यों रिलेशनशिप बनाया जा रहा है? ये रिलेशनशिप इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सको, जैसे कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी आप डिस्कस कर सको, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर सको, इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में बात कर सको। देखिए होता क्या है ना कि हमारे लिए हम इतने मतलब सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, भले ही हम कितना भी अपने आप को क्लेम करें, बट अक्सर क्या होता है जैसे कि समझ लीजिए इंडिया में समझ लीजिए इंडिया जो है, ठीक है, अब इंडिया में बाकी सारी जगह कोविड आया, ठीक है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी, हमने बहुत सारी जगह जो है कंट्रीज़ में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई भी किए, हमने बहुत सारी जगह से मंगवाए भी, ठीक है, तो एक इंटरडिपेंडेंसी है। उसके अलावा वैक्सीन देखा जाए तो वैक्सीन जो है हमने भी हमारी वैक्सीन डेवलप की, बाहर से भी हमने वैक्सीन मंगाई, दोनों भी चीज़ें जो है साथ साथ जो है चलते गई, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेशन हुआ। वो कैसे हुआ, आगे चलकर बहुत सारे ऐसे मैं आपको एरियाज बताने वाली हूँ जहाँ पर कॉपरेशन पॉसिबल है, ठीक है, जैसे हेल्थ हो गया, मेडिसिन हो गया, ठीक है, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कोविड-19 आया, तो कोविड-19 सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है कहाँ पर लिमिटेड नहीं रहा टू चाइना, वहाँ तक लिमिटेड तो रहा नहीं, पूरे वर्ल्ड में फैल गया, ठीक है। तो ये जो एक तरीके से और फिर पूरे वर्ल्ड ने इसको मिलके टैकल किया, ठीक है। उसी तरीके से कोई बीमारी आती है, चाहे पेंडेमिक हो, चाहे एपिडेमिक हो, तो डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस रिलीज़ करता है, वो सारी कंट्रीज़ उसको फॉलो करती है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर जो है बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर हम समझे कि अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स इंटरनेशनल रिलेशंस की क्या डेफिनेशन है, तो कुछ स्कॉलर्स को हम बात करेंगे, मैं आपको बता दूं, पहले तो एक हम बात करेंगे मॉर्गेंथो के बारे में, ठीक है, इनका पूरा नाम जो है मॉर्गेंथो का वो है हैंस जे मॉर्गेंथो, ठीक है। तो हैंस जे मॉर्गेंथो जो है इनकी अकॉर्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रगल फॉर पावर है अमॉन्ग नेशंस। तो देखिए एक तरीके से सही भी है कि पावर जो है मतलब पावर के लिए सारे नेशन एक दूसरे से स्ट्रगल करते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलता है आज इंटरनेशनल लेवल पर जो है बहुत सारे लोग जैसे चाइना, यूएस, ये आपस में स्ट्रगल करते रहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं सब अपने आप को जो है पावरफुल स्टैब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत वेग और बहुत ज़्यादा पेरोकियल डेफिनेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात की जा रही है अबाउट नेशंस, ठीक है, नॉन 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 स्टेट एक्टर्स के बारे में बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। दूसरे डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, तो दूसरे डेफिनेशन जो है वो चार्ल्स रेनॉल्ड्स के अकॉर्डिंग है। वो बताते हैं इंटरनेशनल रिलेशन एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स जो है डेवलप होते हैं और सेटल होते हैं ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल। तो जैसे कि आपके घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसको आप स्टैब्लिश कर लोगे, तो ये आपका रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये जब चीज़ होती है तब ये इंटरनेशनल रिलेशंस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है मतलब देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो एग्जिस्ट करेंगे, हर कंट्री क्या चाहेगी, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर एक बात करते हैं कॉलोनियल कंट्री की, ठीक है, एक कॉलोनियल कंट्री की बात करते हैं, तो इंडिया ऐसी कंट्री क्या चाहेगी कि उसकी जो मार्केट्स है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है, और वो चाहेगी कि हमें जो है ग्रोथ करने के लिए मौका मिले, ठीक है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो क्या चाहेगी, वो चाहेगी कि हमारा लिए मतलब इंडिया जैसी बहुत वास्ट कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इनके जो मार्केट्स है वो हमारे लिए क्या रहे, ओपन रहे। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहेगा, ठीक है। और ये कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, कोऑपरेशन लाने के लिए ज़रूरी है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में आप क्या करें, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप ये करें कि बहुत सारे नेशन स्टेट्स जो है अपने कुछ चीज़ों आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ती है, ठीक है। हमेशा आप बोलेंगे विन विन सिचुएशन हो, मतलब आपको सामने विन विन सिचुएशन देखनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोचेंगे आप ही जीत जाओ, ऐसा नहीं चलता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस पे पहली बात तो स्ट्रगल ऑफ पावर तो है, ठीक है, डेफिनेटली है, बिकॉज हमने देखा वर्ल्ड वार 1 देखा, वर्ल्ड वार 2 देखा, अभी करंटली रशिया यूक्रेन वार देख रहे हैं हम, तो स्ट्रगल ऑफ पावर तो है, ठीक है। सेकेंडली एक जो नॉन स्टेट एक्टर्स है उनके बीच में कोऑपरेशन भी है, और साथ साथ जो है आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म भी है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चार्ल्स क्लेचर एक डेफिनेशन दी जाती है इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो बताते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप है अमॉन्ग स्टेट्स, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब वेग डेफिनेशन हो गई, स्टेट्स के बीच में रिलेशनशिप
इतना कुछ मज़ा नहीं आया, मतलब ठीक है, तो इतना मज़ा नहीं आया, तो हम दूसरी डेफिनेशन देखेंगे। तो दूसरी डेफिनेशन जो है एक हमें मिलती है मार्गरेट स्प्राउट की और एक हैरोल्ड की। तो वो बताते हैं दोज एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेक्शन एंड रिलेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कम्युनिटीज। ठीक है, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कम्युनिटीज यानी क्या हो गया, नेशन स्टेट्स हो गया, बिकॉज सारे नेशन स्टेट्स क्या है, सॉवरेन है। जैसे कि इंडिया को अगर यूएस अगर इंडिया को कहेगा कि तुम्हारे कंट्री में क्या करो, ये पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज ला लो, तो इंडिया नहीं लाएगा। ठीक है, बिकॉज इंडिया इज नॉट लायबल, इंडिया इज नॉट आंसरेबल टू यूएस। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर इंडिया यूएस को कुछ कहेगा तो यूएस उसकी बात नहीं सुनने वाला। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिपेंडेंट है। और इसमें कुछ एलिमेंट अपोजिशन का, मतलब देखिए बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ। बीच में जो है ऑफकोर्स सी बात है, आप कोई भी कंट्री का एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी कंट्री जो है उसके जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं आपसी में कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक मैं आपको पॉपुलर एग्जांपल देती हूँ। तो अगर आप देखेंगे कि जहाँ पर रिलीजियस कंट्रीज होती है, ठीक है, रिलीजियस कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि दूसरी जो रिलीजन कंट्रीज होती है उसमें कहीं ना कहीं अपोजिशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि यूएस का जब था, यूएस में जब प्रेसिडेंट बने थे डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, अभी तो बाइडेन है, दोनों की फॉरेन पॉलिसी में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रम्प क्या चाहते थे, डोनाल्ड ट्रम्प चाहते थे कि उन्होंने मुस्लिम बैन लगा दिया था कंट्री में। मतलब कोई भी मुस्लिम्स को 2017 ऑनवर्ड से वीज़ा मिलने में बहुत दिक्कत, ठीक है, हर तरीके से उन्होंने कहा चेकिंग वेरिफिकेशन, और उनको माइग्रेशन ट्रैवलिंग परमिटेड नहीं थी। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ थी। तो ऐसे उन्होंने क्यों किया, बिकॉज वो कहीं न कहीं चाहते थे कि उनका जो कल्चरल हेरिटेज रहे वो बना रहे। ठीक है, मतलब ये है कि इस्लाम जो है इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। और इसलिए कहीं न कहीं वो अपनी क्रिश्चियनिटी को प्रिजर्व करके रखने के लिए वो चाहते थे कि ऐसा ना हो कि मतलब मुस्लिम्स ना आए कंट्री में। ठीक है, तो ये अलग-अलग कंट्रीज़ का अपना-अपना अपोज़िशन होता है। अब वो रिलीजन बेसिस पे भी हो सकता है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। बाद में जाकर बाइडेन ने जो है हटा दी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का बहुत ज़्यादा अपोज़िशन किया गया, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर। और फाइनली जो बाइडेन आया उन्होंने ये पॉलिसी हटा दी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत ज़्यादा जो है कहीं न कहीं इस तरीके की जो पॉलिसीज़ होती है ये बताती है कि हर तरीके का नेशन का अपना एक इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और इससे कहीं न कहीं जो है एक अपोज़िशन क्रिएट होता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है अमॉन्ग पीपल। तो कॉन्फ्लिक्ट तो इनएविटेबल है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, ठीक है, क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने ही वाला है। बट ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो क्या करना है, हमें लड़ने बैठ जाना है क्या, नहीं। तो इसलिए लड़ने हम नहीं बैठे, ठीक है, ऐसे वर्ल्ड वार्स जो है वो ना हो, इसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हार्टमैन क्या दी जाती है, अच्छी डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन एज अ फील्ड ऑफ स्टडी is focused upon the process by which states adjust their national interest to those of other states। मतलब कोई भी कंट्री जो है वो कहीं पर भी अपना पावर का मिसयूज नहीं करेगी। उसे जो चाहिए उसको, ऑफ कोर्स सी बात है, उसको जो चाहिए वो उसका नेशनल इंटरेस्ट है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका नेशनल इंटरेस्ट ही देखेगी। बहुत बार हम ऐसा करते हैं, जैसे कि हमने एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, इसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी कर रहे हैं जिसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हम कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें ऐसी होती है कि कभी कभी ज़रूरत होती है कि हम सिर्फ खुद का स्वार्थ ना देखें, दूसरों का भी हम जो है दूसरों के लिए भी कुछ करें। ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ऐसा ही होता है, जैसे कि देखेंगे आप टर्की, टर्की में अभी अर्थक्वेक आया था, ठीक है, रिसेंटली। तो आपको पता है कि टर्की जो होता है एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करता है हमेशा से। ठीक है, अब मतलब कोई भी किसी को कुछ भी डिस्ट्रक्शन हुआ, अब टर्की को मतलब अर्थक्वेक आया और विद इन फ्यू डेज वहाँ पर इतना ज़्यादा जो है मतलब पैसा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्ट हो गया कि मतलब जितना ज़्यादा उसकी जो रिकवरी है, मतलब जितना पैसा उसको रिकवरी के लिए चाहिए था, उससे भी कहीं ज़्यादा जो है वो रिकवर हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको ज़रूरत है, ठीक है, तब आप जो है आपको कोई देगा, अच्छा किसी और को ज़रूरत है तो आप उसे दीजिए। ठीक है, तो यही इस तरीके से जो है चीज़ें वर्क करेगी। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स वही है कि किस तरीके से आप अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के साथ दूसरों का इंटरेस्ट भी देखेंगे। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और डेफिनेशन हमको जो मिलती है वो है पामर एंड पर्किंस की। तो वो क्या बताते हैं, पामर एंड पर्किंस बताते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो स्टेट सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है कि हम समझेंगे।
तो इसमें मतलब वो स्प्राउट एंड स्प्राउट जो है वो भी यही बताते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, आपसी में जो इंटरेक्शन हो रहे हैं उसके साथ साथ जो है मतलब इसमें अपोजिशन भी है, रेजिस्टेंस भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, उसको डील करने के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। तो हम तो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात कर रहे थे, तो इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बीच में एक बहुत ज़्यादा जो है बोलते हैं ना एक लाइन ऑफ डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बिल्कुल मतलब बारीकी से डिफरेंस है। हम आगे चल के समझेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों भी चीज़ों हम डिस्कस करेंगे। तो ये डेफिनेशन जो है स्प्राउट ने और पार्मर एंड पर्किंस ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में दी थी, और ये जो बाकी सारे डेफिनेशन हमने देखी ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में थी। तो अब हम आगे चल के समझते हैं बाकी सारी चीज़ें। अब बात करते हैं स्कोप एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ग्रेसन किर्क जो है, ग्रेसन किर्क ने 5 की एरियाज ऐसे बताए थे जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉपरेशन हो सकता है, ठीक है। 5 ऐसे एरियाज बताए थे, हम सब मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। तो 1947 में उन्होंने बताया था कि 5 चीज़ों में जो है कॉपरेशन हो सकता है। एक तो नेचर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट। तो देखिए अगर आप देखेंगे कि हमने जो डेमोक्रेटाइजेशन जो हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है, यूएस से हमने कहीं ना कहीं चीज़ अडॉप्ट की है कि यूएस में जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा था, हमने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। उसके अलावा स्टेट पावर पे जो इन्फ्लुएंस आई है, ठीक है, मतलब कितना पावर स्टेट को देना जाना है, ये भी चीज़ जो है हम कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री से अडॉप्ट करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है, अगर आपने वैक कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज लिया था, तो अगर मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं लिया है तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी हमने बहुत सारी जगह से जो है अडॉप्ट की थी चीज़ें, नेशनल लेवल पे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमने वो चीज़ें अडॉप्ट की थी। आयरलैंड से हमने चीज़ें अडॉप्ट की थी, फ्रांस से, ब्रिटेन से, यूएस से, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज से। तो यहाँ पर एक कोऑपरेशन का जो है कोऑपरेशन का वे पॉसिबल है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ग्रेट पावर्स की जो पोजीशन है, जैसे कि हमारा जो कोल्ड वार का टाइम था, उस टाइम पर हमें एक पर्टिकुलर पावर की तरफ अलाइन होना था, ठीक है। और चाहे या ना चाहे, ठीक है, हम मतलब लड्डू बन के नहीं रह सकते, मतलब हमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल में कहीं ना कहीं इंक्लाइन रहना पड़ता है, ठीक है। तो अभी अगर आप पॉलिसीज देखेंगे इंडिया की, तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया किसकी तरफ इंक्लाइन है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी जब आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को स्टडी करेंगे। तो हम कहीं ना कहीं जो है इंक्लाइन ज़रूर होते हैं। तो ये सारी चीज़ों में जो है कॉपरेशन पॉसिबल है। उसके बाद जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि 1948 में पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की। वहाँ पर ये बताया गया कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कैसे कैसे सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। देखिए कुछ इंटरनेशनल लॉज भी होते हैं, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम आर कंट्री, जैसे कि हमारी कंट्रीज़ के लॉ होते हैं वैसे इंटरनेशनल लॉज भी होते हैं कुछ, जो आप पढ़ेंगे आगे चलकर। तो इंटरनेशनल लॉज के बारे में स्टडी की जाएगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में स्टडी की जाएगी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी की जाएगी, किसके अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि स्कोप जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ख़त्म नहीं होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया वर्ल्ड लेवल पर जो है एनार्की है और बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। अगर सारी कंट्री एक दूसरे से लड़ने लग जाए तो किसी के पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुआ जैसे कि आपको पता है, तो इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा जो रिसोर्सेज है उसको भी हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें और हम जो है एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड कोऑपरेशन को मेंटेन कर सकें। वैसे ही कार्ल डच बताते हैं, बहुत सारे जो फैक्ट्स बताते हैं अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या क्या आ सकता है वो बताते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, आपसी में जो वर्ल्ड की कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, साथ साथ ग्लोबल चैलेंजेस, मैंने आपको बताया एग्जांपल दिया, आपको एग्जांपल से कोई भी चीज़ समझते जाना, आपको चीज़ें याद होती जाएगी। तो ग्लोबल चैलेंजेस में क्या आता है, कोविड-19 हो गया, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, पेंडेमिक, एपिडेमिक, ये सब ग्लोबल चैलेंजेस है। ग्लोबल ग्लोबल डिपेंडेंस मैंने आपको बताया, कोई भी मतलब आपको बताया कि अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है जिसमें इंसान खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा है, उसमें आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सामने वाले की हेल्प लगती है। ग्लोबल प्रोसेस की बात करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम साथ में मिलकर करना चाहते हैं, जैसे कि हम बहुत सारी जो इविल प्रैक्टिसेस है उसे साथ में मिलकर ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इंडिया की इसमें अनटचेबिलिटी हो गया, ठीक है।
क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो पूरी तरीके से फैल रही है उसके मतलब हर जगह पे, तो वो अनटचेबिलिटी उसके साथ ना फैले, उसको ख़त्म करना है। साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम साथ में काम करते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं कि बहुत सारे रिफॉर्म लाने के लिए, बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हम साथ में काम करते हैं, ठीक है। नो हंगर के लिए हम साथ में काम करते हैं। अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ा है, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमारे 17 गोल्स हैं ऐसे, जिसमें जो है सारी कंट्रीज चाहती है कि उसे अडॉप्ट करें और उसे जो है कहीं ना कहीं जो है मतलब उसका डील करके जो है कहीं ना कहीं उसको जो है वो चाहती है कि हर कंट्री उसको अचीव कितना कर पाई है, वो इंडेक्स पब्लिश करती है। उसमें कुछ गोल्स ऐसे हैं जैसे 17 नो पॉवर्टी, ठीक है, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, लाइफ बिलो वाटर, क्लीन एनर्जी, ऐसे कुछ गोल्स है जो सारी कंट्रीज अचीव करना चाहती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसपे काम जो है इंटरनेशनल लेवल पे होता है। वैसे ही विंसेंट बार्कर जो है वो बताते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे कि नेशनल पावर, ठीक है, रिसोर्सेज कितनी अवेलेबल है नेशन को, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस की जाती है, ठीक है। ग्लोबल पॉलिटिक्स की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब कुछ ऐसी फंडामेंटल चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट और सबसे ज़्यादा हमें अच्छी लगेगी, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमें अच्छी लगती है बेलिस एंड स्मिथ की। तो बेलिस एंड स्मिथ के जो है हमें ये अच्छा लगता है कि उन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आ सकती है, और उन्होंने बहुत सारे बेसिक फीचर्स भी बताए, उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट जो इसमें हम कंसिडर करने वाले हैं वो है नेशन स्टेट एज अ मेजर एक्टर। तो नेशन स्टेट्स एक बहुत बड़ा मेजर एक्टर होते हैं। देखिए, कितना भी हम नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में बात करें, ठीक है, चाहे हम एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बात करें, रेड क्रॉस के बारे में बात करें, हम बात करें अबाउट यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, सारी ऑर्गेनाइजेशंस पीस और कोऑपरेशन की बात करती हैं। लेकिन रशिया को वॉर करना था, ठीक है, रशिया को बहुत क्रिटिसाइज़ किया कंट्रीज़ ने, पुतिन को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली क्रिटिसाइज़ किया। रशिया नॉट टू बी क्रिटिसाइज, क्योंकि सारे लोग ऑफ कोर्स सी बात है कि उसकी कंट्री के नहीं चाहते होंगे कि वॉर हो, ठीक है, बट पुतिन को वॉर करना था तो उन्होंने किया। तो कहने का मतलब ये है कि इन जो नेशन होते हैं वो मेजर एक्टर होते हैं, उन्हें जो करना होता है फिर वो पीछे नहीं हटते हैं। सिमिलरली यूएस की अगर आप बात करें, तो यूएस ने इराक वॉर मतलब इराक लिबरेशन, इराक फ्रीडम के नाम पे जो है जो 2003 में अटैक किया, कितने सारे सिविलियंस मारे गए, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया उसको, ठीक है, यूएस को क्रिटिसाइज़ किया गया इंटरनेशनल लेवल पे। बट यूएस ने ज़बरदस्ती इराक में घुस के बहुत सारे लोगों की जो है जान ली, और मतलब बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन पैदा किया। तो कहीं न कहीं ये इस तरीके की चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट जो है, नेशन स्टेट मेजर एक्टर है, आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यही जो है आपको वेस्टफेलिया के बाद से ही देखने को मिलता है। और दूसरी बात ये है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। मतलब स्टेट मेजर एक्टर्स है लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मल्टीनेशनल कंपनीज, ट्रांसनेशनल कंपनीज। जैसे कि आप बोलेंगे एमएनसी का क्या काम है, ठीक है, पॉलिटिक्स में इकोनॉमी भी जुड़ी हुई होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी आइसोलेटेडली एग्जिस्ट नहीं करती। तो जैसे कि अगर यूएस में का दबदबा है, तो यूएस का दबदबा क्यों है, इतनी छोटी सी कंट्री होने के बावजूद इतना ज़्यादा वर्ल्ड पे क्यों डोमिनेट कर रही है, बिकॉज ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो यही चीज़ आती है कि एमएनसीज जो आपकी एग्जिस्ट करती हैं, एमएनसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एमएनसीज जो है एक डेवलपिंग कंट्री से वेल्थ को जो है एक्सट्रैक्ट कर रही है और एक डेवलप कंट्री को ले जाकर दे रही है, ठीक है। एमएनसीज के लिए जो कंट्रीज होती है बहुत ओपन अप करती है अपने आप को, ठीक है, कि एमएनसीज हमारे पास आए, ठीक है। बट एमएनसीज आने से जॉब अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट हो जाती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारा जो हमारा जो रिसोर्सेज है, बहुत सारी चीज़ें जो है एमएनसीज ले जाती है। तो इसलिए जो है कहीं न कहीं हम देखते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो है एग्ज़िस्ट करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह, तो ये सब भी जो है नॉन स्टेट एक्टर्स एग्ज़िस्ट करते हैं इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पावर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मॉर्गेंथो के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स क्या मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, स्ट्रगल ऑफ पावर है, मतलब पावर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस पावर के लिए स्ट्रगल भी है, बिकॉज कहीं ना कहीं हर कंट्री चाहती है अपने आप को पावरफुल बनाना, ठीक है। और तो पावरफुल बनाने के लिए अब क्या कर सकती है, तो कहीं ना कहीं पहले के टाइम पे भी ऐसी हुआ करता था, जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो
दूसरी जो टेरिटरीज है उसमें कहीं ना कहीं एक्सपांशन किया करते थे, ठीक है। और ये एक तरीका हुआ करता था पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है। हमेशा से होते आ रहा है, कोई इसमें नई बात नहीं है। चाहे वो इंडिया के कंटेक्स में आप राजपूत रूलर्स देख लीजिए, मराठास देख लीजिए, मुगल रूलर्स देख लीजिए, वर्ल्ड के कंटेक्स में कोई भी एम्पायर देख लीजिए, ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अशोका के टाइम पे देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि पावर को बढ़ाने के लिए टेरिटरी को एक्सपांड किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे तो टेरिटरी फिक्स्ड है, तो आज के टाइम पे तो एक्सपांशन नहीं हो सकता। तो फिर क्या किया जाता है, फिर कहीं ना कहीं जो है लड़ा जाता है पावर के लिए, ठीक है। तो अब कैसे किया जाता है, अब कहीं ना कहीं देखा जाता है, जैसे कि आपको देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशंस में वीटो का यूज़ किया जाता है, ठीक है, बाय सम कंट्रीज। तो इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करके कहीं ना कहीं उनका डिसीजन बनवाने के लिए जो है ये चीज़ें यूज़ की जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की बात करी जाए तो सिक्योरिटी एक बहुत प्राइम कंसर्न होता है सारे नेशन स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आपने थ्योरी ऑफ डेटरेंस के बारे में पढ़ा होगा कि हर कंट्री जो है सिक्योरिटी डिलेमा के कारण बहुत सारी कंट्रीज अपना अपना वॉर मतलब न्यूक्लियर वेपन्स जो है डेवलप करने लग गई थी, ठीक है, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार। इंडिया ने भी परमाणु किया, ठीक है, 1974, फिर पाकिस्तान ने किया। ऐसे अलग अलग कंट्रीज ने जो है किया, फिर बाद में जाके बहुत सारी ट्रीटीज़ हुई, ठीक है, कि हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, डीएक्टिवेट कर देंगे, डिसआर्ममेंट कर देंगे। एंड मतलब सीटीबीटी जो है, ठीक है, एनपीटी, ऐसे बहुत सारे ट्रीटी साइन हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सिटीजन आप भी सिक्योर फील करे कि कोई आप पर अटैक ना करे, इसके लिए नेशन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेशनल सिक्योरिटी कैसे आएगी, जब आपके पास वॉर नहीं करना है आपको, ठीक है, लेकिन आपके पास वेपन्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न हो जाता है आईआर का। अब जो फॉरेन पॉलिसीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेजर पावर्स की, मैंने आपको बताया। देखिए डिपेंड करता है लीडर्स पे, कोई लीडर आ गया जिसको शांति प्रिय लीडर हो, जैसे कि इंडिया में जब जवाहरलाल नेहरू थे, वो थोड़े से आइडियलिस्ट लीडर कहलाते हैं, ठीक है। तो उनको ये अच्छा लगा था कि भाई मैं जो है इंटरफेयर ना करूँ दूसरों के चीज़ों में, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे इंदिरा गांधी, ठीक है, थोड़ी सी रियलिस्ट लीडर कहलाती है। बांग्लादेश का जो क्रिएशन हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करना। तो ये सब चीज़ें जो है फॉरेन पॉलिसीज, इंडिया भी एक जो है मेजर पावर बन चुकी है अब, तो फॉरेन पॉलिसीज जो मेजर पावर है जैसे यूएस, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान और इंडिया, तो इन सब की जो फॉरेन पॉलिसीज है कहीं ना कहीं वर्ल्ड को जो है डिक्टेट करेगी। इसलिए जो लीडर बनेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, कि क्या फॉरेन पॉलिसी वो अपनाते हैं। बहुत फर्क पड़ता है, देखिए एक चेन दूसरी चेन से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर समझ लीजिए चाइना के कोई लीडर आ गए, उन्होंने कहा कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, सोचिए वर्ल्ड का मार्केट किस तरीके से अफेक्ट होगा, ठीक है। जापान के कोई लीडर आ गए, इंडिया के कोई लीडर आ गए, ठीक है, अलग अलग तरीके के लीडर्स आ सकते हैं। हो सकता है कि वो मतलब चाहे पीस एंड कॉपरेशन बिलीव रखते हैं, नहीं रखते हैं। अब रशिया में जैसे हुआ, ठीक है, तो पुतिन की वजह से इतना बड़ा वॉर हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत नुकसान हुआ, सिविलियंस की जान गई, बच्चों की, सब लोगों की जो है जान वहाँ पर गई। सिमिलरली इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको भी बताया कि पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी से सेपरेट नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल क्लोजली एक्सिस्ट करती है। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको ये भी समझना होगा कि पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो पॉलिसीज़ है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है इंटरनेशनल रिलेशंस को। जैसे कि हमने एलपीजी अपनाया, उससे क्या हुआ, उससे क्या फ़ायदा हुआ, किसका फ़ायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ। उसके बाद हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है। उसके अलावा हम समझेंगे कॉलोनियल कंट्रीज़ का किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है अभी भी, डेवलपिंग कंट्रीज़ का किस तरीके से यूटिलाइजेशन एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा गोल्ड है, ठीक है, उसके बावजूद वो इतनी पुअर क्यों है। तो ये सब चीज़ें हमें समझने के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन जो है हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स सी बात है, आपने बचपन से पढ़ा होगा, इंटरकनेक्टेडनेस या इंटरडिपेंडेंस, आप जो भी बोलो। तो ये जितनी भी चीज़ें आपस में, इकोनॉमीज, कल्चर, सोशल एक्टिविटी, अगर कोई भी पार्ट ऑफ कंट्री में कुछ भी चीज़ होती है उससे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अफेक्ट होता है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ आइसोलेटेड नहीं रही, हर चीज़ की न्यूज़ आपको मिल जाती है, ठीक है।
कल्चर हो, चाहे इकोनॉमी हो, कोई भी चीज़ कहीं पर भी हो रही है, तो वहाँ पर आपको जो है कहीं न कहीं चीज़ें देखने को मिलती है। और इसकी वजह से ये किसकी वजह से हुआ? ये ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से हुआ। अब हर जगह जो है ट्रेड हो रही है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़। और ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइज़ेशन अभी-अभी आया है, ठीक है, 1990s में। ये गलत बात है, क्योंकि हमेशा से हज़ारों सालों से ऐसा होते आ रहा है। लेकिन बस हम जिस तरीके से बोलते हैं ना, यूरोसेंट्रिक तरीके से हम पढ़ते हैं, तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि 1990s के बाद जो है ग्लोबलाइजेशन आया। लेकिन ऐसा नहीं है। हज़ारों सालों से लोग जो है ट्रेड करते थे, कॉमर्स करते थे, भले ही ऊँट पे करते थे, ठीक है, भले ही घोड़ों पे करा करते थे, लेकिन शिप से करा करते थे, लेकिन करते थे, ठीक है। अब थोड़ा ऑफ कोर्स फास्ट हो गया है, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, हर चीज़ जो है टेक्नोलॉजी के कारण। लेकिन उसके बावजूद ग्लोबलाइजेशन एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ना कि नया कॉन्सेप्ट। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट में तो किसी का राइट नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि इंडिया का एनवायरनमेंट अलग चलेगा, यूएस का अलग चलेगा। हमारे बीच में एक चीज़ है, कॉमन है, वो एनवायरनमेंट। हम अगर एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगे तो पूरी दुनिया में उसका इफेक्ट होगा। इसलिए कहीं ना कहीं जो डेवलप कंट्रीज उन्होंने इतना पॉल्यूशन फैला दिया है कि उसकी वजह से जो है सफ़र कर रही है अंडर डेवलप कंट्रीज, उनकी कोई गलती भी नहीं है, ठीक है। तो और उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर यूएस भी कुछ करेगा, उसका जो इफेक्ट है वो इंडिया पे भी पड़ेगा। बिकॉज इन्वायरमेंट सबका सेम है, सबके पास सेम हवा है, ठीक है। सबका नेचर के पास सब चीज़ें सेम दी गई है। टेररिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि अक्सर कहीं ना कहीं टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है चीज़ें बनाई जाती है, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है कंट्रोल करने के लिए चीज़ें की जाती है। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल हेल्थ एंड मेडिसिन के बारे में। तो इंटरनेशनल हेल्थ एंड मेडिसिन मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि बहुत सारे डिजीजेस आए, बहुत सारे वायरसेस आए, जैसे कोविड-19, इबोला, N1H1। तो ऐसे बहुत सारे वायरसेस आए, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इंडिया का साइंटिस्ट इंडिया के लिए दवाई बनाएगा, ऐसा नहीं है। इंडिया का साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में किसी के लिए भी दवाई बना सकता है। सिमिलरली कोई वर्ल्ड का साइंटिस्ट इंडिया के लिए भी दवाई बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इशू जो है सारे क्या कर रहे हैं, ग्लोबली सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन में आती है, वो सब चीज़ें किस में आएगी? इंटरनेशनल रिलेशंस में आएगी। सिमिलरली आजकल आपने देखा होगा मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसी कंट्रीज़ में जाकर इलाज किया जाता है जहाँ पर इलाज सस्ता भी हो और वहाँ पर एजुकेटेड लोग भी रहते हो। तो ये सब चीज़ें जो है इंटरनेशनल हेल्थ एंड मेडिसिन का पार्ट है। तो आई होप आपको जो है ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हो। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूँगी। और इस चैप्टर के नोट्स भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। हम शुरुआत करेंगे, यही चैप्टर को जो है हम कंप्लीट करेंगे। और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।